नमस्कार। मैं सागर महेश पाटीदार भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रीएंस में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक सॉइल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, किस प्रकार से अनुशंसाएं दी जाती है और किस प्रकार से हमें उन अनुशंसाओं का फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति है अलग अलग पोषक तत्वों में, कहाँ पर उसकी डिफिशियंसी है, कहाँ पर उसकी कमी है, कहाँ पर अधिकता है, उसको पूरा आपको एक मानचित्र के द्वारा बताया जाएगा। आइए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारी जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो पीडीएफ के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाई जाती है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये पीडीएफ जाती है। इसमें सबसे पहले किसान की पूरी डिटेल, उनका नाम, पता, नंबर, कहाँ का वो नमूना नंबर होता है जो उनके स्पेसिफिक एक रिपोर्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए अलग होता है। उसके बाद खेत की पहचान, मिट्टी कैसी है और आगामी फसल क्या लगाएंगे। इसके बाद जो मानक है, अलग अलग जो मानक दिए जाते हैं उनमें सबसे पहले हैं पीएच, उसके बाद ईसी, उसके बाद कार्बन, इसके बाद है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अगर ये जो रेंज है जैसे 250 से 400 है, उस रेंज से अगर कम आती है चीज़ तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत कम है या किस भी प्रकार से, जैसे यहाँ पर सामान्य है, यहाँ पर भी सामान्य है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर, जिंक और आयरन। जैसे यहाँ पर जिंक कम है तो उसमें बताया गया है कि मक्का और गेहूँ में इसका ध्यान देना चाहिए। आगे है मैग्नीज। मैग्नीज की ज़रूरत कपास में अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कपास और सोयाबीन में आपको इसकी उपयोगिता होती है। इसके बाद है जो सॉइल टेस्टिंग के परिणाम आते हैं उसके अनुसार किस प्रकार से उर्वरक की अनुशंसाएं दी जाती है, वो यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कपास, मक्का और चना 3 फसलों के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो किसी भी फसल के बारे में ये अनुशंसाएं ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कपास है, उसमें यूरिया के माध्यम से आपको नाइट्रोजन देना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से पोटास देना, फॉस्फोरस देना है। उसके बाद पोटास के माध्यम से एमओपी जो होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर पोटास देना है। यहाँ पर ये दूसरी टेबल इसलिए बनाई गई है कि अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं फॉस्फोरस के लिए तो फिर नाइट्रोजन की मात्रा भी कम हो जाती है और डीएपी की मात्रा भी कम होती है। इसलिए पर यहाँ पर ये अलग से टेबल बताई गई है कि किस प्रकार से आप यूरिया, डीएपी और पोटास के माध्यम से इस उर्वरक को पूर्ति कर सकते हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है द्वितीयक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके बारे में। तो जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम उसके उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे सल्फर की कमी है तो सल्फर के बारे में बताया गया है। जिंक की कमी जैसे मक्का वगैरह में होती है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ उसके हिसाब से, और स्प्रे आपको किस प्रकार से जो 0.4% के हिसाब से करना है वो बताया गया है। मैंगनीज सल्फेट का स्प्रे करना है 0.5% के हिसाब से, और बोरॉन का स्प्रे। इसके बाद है यहाँ पर ये पूरा चार्ट बना के दिया गया है किस प्रकार से आप किन दिनों में, जैसे शुरुआती दिनों में बुआई से पहले जिसे हम बेसल डोज कहते हैं, उसके बाद शुरुआती दिन जो 20 दिन तक की फसल होती है उसमें क्या क्या देना चाहिए, उसके बाद 40 दिन तक की फसल में क्या क्या देना चाहिए, 60 दिन की फसल तक क्या देना चाहिए और 80 दिन के बीच। ये सारी चीज़ें बुआई के बाद से 20 दिन तक है, 20 से 40 दिन, 40 से 60 दिन और 60 से 80 दिन, इस बीच की ये बात कही गई है। उस हिसाब से पूरा आपको बताया जाता है कि कितना कितना क्या देना है। इसके बाद है यहाँ पर आपको मात्रा बताई गई है कि आप में जैसे सल्फर आपको बताई गई है, सल्फर की कमी है तो आपको सल्फर किस हिसाब से उपयोग करना है, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई से पहले। इसी प्रकार जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 20 किलोग्राम, मैग्नीज सल्फेट 10 किलोग्राम, कॉपर सल्फेट 10 किलोग्राम और बोरेक्स जो 10% आता है वो भी आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। अगर आपके वहाँ पर ऊपर यदि लिखा हुआ है तो ये केवल आंकड़ा बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए दी गई। यहाँ पर जब स्प्रे आप करेंगे तो किस हिसाब से आपको उपयोग करना है उसके बारे में बताया गया है कि 100 लीटर पानी में आपको 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 300 ग्राम चूना मिला के स्प्रे करना है, अगर वहाँ पर बताया गया अनुशंसा दी है तो। ये केवल एक आंकड़ा है। इसके बाद बताते हैं हम सामान्य सिफारिशें। सामान्य सिफारिशें क्या क्या हो सकती है, तो जैसे जैविक खाद जो है उसको, या जैविक ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको 6 से 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए और 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट का प्रति एकड़ पे। इसके बाद जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर मक्का के लिए और राइजोबैक्टर जो आता है वो चने के लिए, राइजोबियम जिसे हम कहते हैं। बीज उपचार में कवकनाशी फंजीसाइड जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हर फूल आने पर, हर फसल में जब फूल आते हैं तब आप बोरान का स्प्रे करेंगे तो वो लाभदायक होता है।
इसके बाद है एक बार में एक ही उर्वरक का स्प्रे करें। जब आप किसी भी उर्वरक का स्प्रे कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उर्वरकों को मिलाएं नहीं, वो अपने आप में सभी उर्वरकों को अलग अलग रखें। इसके बाद है बुआई से पहले बेसल डोज में यूरिया और डीएपी और पोटास की मात्रा आपको जितनी बताई गई आप उतनी उपयोग कर सकते हैं। यूरिया को स्प्लिट डोज में करना है, परंतु जो पोटास और फास्फोरस है इन दोनों की मात्रा आप वहाँ पर अंतर ना करते हुए जो बाद में यदि कमी या पाई जाती है तो आप उसे वाटर सोल्यूबल जो होते हैं जैसे 19-19-19 हुआ, 052-34 हुआ, 0050 हुआ, उनका उपयोग करके आप ये पूर्ति कर सकते हैं। और जो यदि आप बेसल डोज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बुआई के 20 दिन के भीतर आप जो सबसे पहले आपको बेसल डोज में बताया गया है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। कोई कोई किसान जैसे हैं जो बेसल डोज का उपयोग नहीं करते हैं इस वाली खरीफ में मेनली, तो आप उनको 20 दिन के अंदर अंदर उपयोग कर लें। इसके बाद है मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके फायदे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये हमारे जो नंबर है जहाँ पर आप कांटेक्ट करके ये अनुशंसाएं या सलाह या रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इनके बारे में वीडियोस बनाए जाते हैं। ये हमारे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हैं, मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इससे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भगवंत ग्रुप के जो 3 अलग अलग जगह पे सेंटर है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार से हमारी रिपोर्ट ख़त्म होती है। ये वो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है जो किसानों को दी जाती है। अब हम आते हैं आज के प्रेजेंटेशन पर। एक बार फिर से मैं आपका भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रीएंस में स्वागत करता हूँ। ये हमारे पास कार्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये हमारे खुद के घर का है जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती है, परंतु इसमें समझने में थोड़ा किसानों को दिक्कत जाता है, इसलिए हमने इस कार्ड को थोड़ा मॉडिफाई किया है हमारे लिए। आप देख सकते हैं हमारे द्वारा जब कार्ड के माध्यम से ये चीज़ें दी जाती है तो वो कुछ इस प्रकार रहती है, जिसमें है ये फ्रंट पेज होता है। मेरे पास एक कार्ड है, मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला फ्रंट पेज होता है। इसके बाद ये सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये सेकंड पेज होता है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है और ये फिफ्थ जिसमें अलग अलग प्रकार की अनुशंसाएं बताई जाती है और ये सिक्स पेज जिसमें हमारी जानकारी है। इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर किसानों की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर जो अन्य अनुशंसाएं जो हमारे द्वारा हाथ से लिखी जाती है ये बताई जाती है कि आपको किस लिए किस में क्या उपयोग करना है, क्यों किस में क्या नहीं करना है, इन सभी बारों में। इसके बाद है यहाँ पर पूरा मानक जो चार्ट दिया हुआ है अलग अलग न्यूट्रिएंट के बारे में, उनकी यहाँ पर स्थिति बताई जाती है, कितना परिणाम है क्या है, और उसमें आकलन करके बताया जाता है वो अधिक है कम है या जिस भी प्रकार से वो चीज़ें यहाँ दी जाती है। इसके बाद जो आपने उधर टेबल देखी थी यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट पोटास, डीएपी यूरिया पोटास, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है, जैव उर्वरक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर। आइए आज हम हमारे जो वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इनका उपयोग है, किन फसलों में इन पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है और किस माध्यम से, किस उर्वरक के माध्यम से ये दिए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं पीएच। सबसे पहले पीएच आपने मतलब जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें देखा था पीएच है जो 7.8 है, ये सामान्यतः अधिक है, मतलब श्रेष्ठ जो है वो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए, पर यहाँ पर 7.8, इसलिए यहाँ सामान्यतः अधिक लिखा हुआ है। पीएच का पीएच किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो जैविक कार्बन जो आपके खेत में प्रेजेंट होता है उस पर निर्भर करता है, आप किस प्रकार के उर्वरक उपयोग कर रहे हैं उस पर, और जब जिस पानी से आप सिंचाई कर रहे हैं उस पर भी ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके बाद है पीएच का फसल पर प्रभाव। तो पीएच जो है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है या उन्हें घटाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस जो 7 पीएच होता है उसी पर सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध हो पाते हैं फसलों को, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद है अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय मिट्टी, उसका सुधार कैसे करना है। जब पीएच 7 से ज़्यादा हो तो उसका उसका सुधार कैसे करना है, और जब 7 से कम हो तब कैसे करना है। आप जब अम्लीय हो मतलब 7 से कम हो तो अब आप चूने से उस चूने का उपयोग करके आप इस चीज़ का सुधार कर सकते हैं। इसके बाद यदि 7 से ज़्यादा पीएच है या 7.5 से कहें या लगभग कभी कभी 8 से ऊपर भी पीएच हो जाता है तो वहाँ पर आपको जिप्सम का उपयोग करके मृदा का सुधार करना है। इसके बाद है आप यहाँ पर ये मैप जो मैंने बोला था कि एक मैप या मानचित्र के द्वारा, ये मध्य प्रदेश का मैप है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी सॉइल किस प्रकार की होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा निमाड़ क्षेत्र है, धार, बड़वानी, वेस्ट निमाड़, ईस्ट निमाड़, बुरहानपुर। इस एरिया में आप देख सकते हैं मॉडरेटली अल्कलाइन। मॉडरेटली अल्कलाइन का मतलब है जब जो पीएच है वो करीब करीब 7.5 से बाहर ही है,
7.5 से 8 या 8.5 तक का पीएच है, मतलब न्यूट्रल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से न्यूट्रल का कलर अलग है, परंतु जिस प्रकार का कलर यहाँ पर दिखाई देता है वो कलर अधिक है। और अपन यूँ कहें तो पूरे मध्य प्रदेश में ही लगभग जो सॉइल है वो पूरी प्रकार से अल्कलाइन है, या यूँ कहें क्षारीय है, मतलब उसका पीएच 7.5 से अधिक ही है। इसके बाद हम बात करें इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये जो मृदा में सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। इसी का जो मान है वो 3 ओम तक होना चाहिए, पर यह यहाँ पर सामान्य है, मतलब कम होगा तो चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मिट्टी पर क्या किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो मृदा में पीएच और घुलनशील लवण या सॉल्ट जो होते हैं उस पर ये डिपेंड करती है। इसी का प्रभाव क्या होता है, तो मृदा में क्षारीय होना और उर्वरक की दक्षता को कम करता है। अगर ये इसी ज़्यादा हो जाता है, जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपकी जो मृदा है वो क्षारीय हो जाती है, उसका पीएच बढ़ जाता है, और जो आप उर्वरक दे रहे हैं उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। अधिक इसी होने पर आपको क्या करना है, तो मृदा के पीएच में सुधार करना है और लवणों को बाहर निकालना है। किस प्रकार से, लीचिंग के माध्यम से, वो प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन हमने रिपोर्ट में देखा था किस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत कम जैविक कार्बन है। ये कम से कम 0.5% होना चाहिए, या 0.5% से 0.7% तक होना चाहिए, परंतु जो मध्य प्रदेश की सॉइल है उसमें ये बहुत कम होता है। हम आगे मैप में देखेंगे इसको। जो मिट्टी का ओसी है वो किस पर निर्भर करता है, तो जो जैविक पदार्थ होते हैं उस पर, और फसल अवशेष। जो अच्छी फसल है उनके जो अवशेष हम पीस देते हैं, रोटरी कर देते हैं, कटर कर देते हैं और उसे फिर से मिला देते हैं, उससे भी ये जो जैविक कार्बन है वो बढ़ता है। इसके बाद है ओसी का प्रभाव क्या क्या होता है, तो मिट्टी का बुरबुरापन बना रहता है, कठोरता कम होती है और नाइट्रोजन की कमी को ये पूर्ति करता है। ओसी अगर ज़्यादा रहेगा तो नाइट्रोजन भी ज़्यादा रहेगा। इसके बाद है कमी। ओसी की जब कमी होगी तो हमें क्या करना है, तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है, और साथ में फसल अवशेष को अच्छी तरीके से सड़ाने के लिए डिकम्पोजर का उपयोग करना है, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करना है। इसके बाद है ये वेस्ट डिकम्पोजर है, जिसे बायो डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं किस प्रकार से ओसी हमारे यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, इन जगह पे बहुत कम है, वेरी लो, मतलब ये वैल्यू कम से कम 0.3 से भी कम है। जो अब हमने अभी देखा था उस प्रकार के ये उस लेवल में यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ अलीराजपुर, बड़वानी, वेस्ट निमार और ईस्ट निमार में ये मीडियम है। मीडियम है मतलब ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, करीब करीब 0.4 से लगा के 0.6 तक की अलग अलग आती है। इस प्रकार से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर जिले का देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो निमाड़ से बाहर का भी हो वो इस पूरे मैप में अपनी डिस्ट्रिक्ट के लेवल का देख सकते हैं। इसके बाद है प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। इसमें हम बात करें तो उपलब्ध नाइट्रोजन कितनी है, अवेलेबल नाइट्रोजन, हमने वहाँ पर देखा था, क्योंकि ओसी बहुत कम है इस वजह से नाइट्रोजन भी बहुत कम है। यहाँ पर 77 आई है इसकी रीडिंग, जबकि ये 250 से 400 तक होना चाहिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे। इसके बाद हम देखें तो किस फसल में विशेष है, तो जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग हर फसल में उपयोगी हो। जो दलहनी फसल रहे उसमें कम उपयोग होता है, परंतु उसमें भी जरूरी है, ये बहुत कम मात्रा में लगता है क्योंकि उसमें रूट नोड्यूल बन जाते हैं, इस वजह से उसमें कम मात्रा में लगता है। परंतु हर फसल के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। अगर उसमें रूट नोड्यूल नहीं होंगे तो हमको उसमें भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। चारे वाली फसलें या सब्जी जो पत्तियों वाली फसलें उसमें भी उपयोगी होता है। हम आगे बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या क्या उपयुक्त साधन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जैविक में तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, आप इन दोनों का उपयोग करके ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सकते हैं, और ऑर्गेनिक कार्बन का सीधा प्रभाव नाइट्रोजन पर पड़ता है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। इसके बाद है जैव उर्वरक। तो राइजोबियम, दलहनी फसलों में आप राइजोबियम का प्रयोग करेंगे, नोड्यूल अच्छे बनेंगे और उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति अपने आप हो जाएगी। एजिडोबैक्टर, जिसका हम सब उपयोग करते हैं गेहूं और मक्का में। इसके बाद है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक है जैसे यूरिया, सबसे बेस्ट यूरिया ही है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप यूरिया का अंधाधुंध उपयोग करें। यूरिया को भी आप लिमिट से उपयोग करें, जितना आपको अनुशंसाएं दी जा रही है उससे ज़्यादा कभी भी यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आपकी जो मृदा है उसको एसिडिक बनाता है, मतलब मृदा को खराब करता ही है कहीं ना कहीं। उसके बाद है अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 19-19-19 13-0-45, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल है। इनका प्रयोग आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनलाइन में उपयोग घोल कर सकते हैं। यहाँ पर राइजोबियम और एजेटोबैक्टर के बारे में बताया गया है। इस प्रकार की बॉटल आती है जिनका आप सीड ट्रीटमेंट में
या आप उपयोग कर सकते हैं इनलाइन में भी इनका। इसके बाद है इसका चार्ट या यूँ कहें मैप। तो आप देख सकते हैं जो पूरा हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश है, इसमें पूरे में जो वेरी लो नाइट्रोजन है, वेरी लो नाइट्रोजन मतलब करीब करीब ये 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी कम है, इससे भी कम है। जबकि हमारे पास होना कितना चाहिए, 250 किलोग्राम। जबकि हम यदि बात करें, जो रेंज हमने बात करी थी उसमें 250 किलोग्राम से 400 किलोग्राम होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पूरा जो पश्चिम निमाड़ है, पश्चिम मध्य प्रदेश है, उसमें पूरे में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी है। मतलब हम सभी देख सक रहे हैं यहाँ पे कि निमाड़, मालवा, ये सारी चीज़ों में नाइट्रोजन की कमी है। इसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हमने वहाँ पर देखा था कि जो रेंज है वो 10 से 25 किलोग्राम है और इसकी मात्रा 18 आई थी, मतलब ये सामान्य है। ये उपलब्ध फॉस्फोरस है। जो किस किस फसल में फॉस्फोरस का प्रयोग होता है, तो ये भी सभी फसलों के लिए मुख्य है। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं और मतलब जरूरी होते हैं अधिक मात्रा में। इसलिए यहाँ पर बताया गया सभी फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व है। इसके बाद फॉस्फोरस की हम बात करें तो किससे किससे ये मिलता है, तो जैविक खाद जो होता है, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, इनसे ये मिल जाता है। जैव उर्वरक में फॉस्फेट घोलक जो बैक्टीरिया आते हैं, क्या जिसे हम पीएसबी कहते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जो फॉस्फोरस आपकी मृदा में है पहले से, उसे सोल्यूबल करता है, उपलब्धता उसकी बढ़ाता है, जिससे आपको पौधे को फॉस्फोरस की कमी महसूस नहीं होगी। इसके बाद है खेत के फॉस्फोरस को घोलना तथा पौधों को उपलब्ध करवाना। रासायनिक उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी, ये दो मुख्य तौर पर हम उपयोग करते हैं। उसके बाद कुछ वाटर सॉल्यूबल है जैसे 05234, 1919 और 1818, इनका भी हम प्रयोग फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएसबी की ये बॉटल बताई गई है, पीएसबी फॉस्फोट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया। इसके बाद है इसका मैप। जो मैप है इसमें हम देख सकते हैं कि वेरी लो, लो, हमारा जो धार झाबवा है, यहाँ पर जो फॉस्फोरस की उपलब्धता है वो बहुत कम है। और अलीराजपुर, वेस्ट निमार, ईस्ट निमार और बुरहानपुर में फॉस्फोरस है वो कम आता है, मतलब वेरी लो में है। इसकी जो रेंज है 10 तक की है, 10 से तो कम ही आएगा यहाँ पर। मीडियम रेंज कहीं कहीं पर है जैसे बड़वानी, देवास, हरदा, यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो मीडियम है। इसके बाद हम बात करें अवेलेबल पोटेशियम या पोटास जिसे हम कहते हैं, हमने वहाँ पर देखा था इसकी जो रेंज है वो 140 से 280 तक है। यहाँ पर 264 उसकी वैल्यू आई थी कि 264 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपलब्ध पोटास है, जो सामान्य है एक प्रकार से। किस किस फसल में विशेष रूप से, तो सभी फसलों में हमने बात करी थी। तना और जड़ वाली फसलों में अधिक, जैसे गन्ना हुआ या जैसे आलू हुआ, वहाँ पर जड़ वाली फसल आलू हुई। तना जिसमें उपयोगी रहता है जैसे शुगर केन या गन्ना जिसे हम कहते हैं। पोटेशियम या पोटास को उपलब्ध कराने के साधन जो है, तो जैविक कार्बन एक तो सबसे पहले, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक जो होता है पीएमबी करके आता है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग जैव उर्वरक या पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो क्या करता है इसकी इसकी गतिशील को बढ़ाता है और उपलब्धता को भी बढ़ाता है। इसके बाद रासायनिक उर्वरक जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जिसे पोटास हम कहते हैं जनरल भाषा में, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, और पोटेशियम सल्फेट, ये दो मुख्य तौर पर उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद है वाटर सॉल्यूबल 1919, 05234 और 0050, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर जो होता है उसके बॉटल है ये। इसका जो मानचित्र है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेरी लो, लो और मीडियम है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें अधिकतर तो मीडियम है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जिसमें अधिकतर जो जिले हैं वहाँ पर ये जो पोटेशियम है वो मीडियम में है, मीडियम रेंज के अंदर है, 140 से 280 तक का है। और हमारा जो वेस्ट वाला पार्ट है, पश्चिम वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये अधिक भी है, कहीं कहीं पर ये अधिक भी पाया जाता है। इसका हमारे यहाँ पर ज़्यादा उपयोग वैसे भी नहीं किया जाता, जो आपको अनुशंसाएं दी जाती है वो कम से कम दी जाती है कि किस प्रकार से आपको अधिक आपका उपयोग उर्वरक का प्रयोग ना हो। इसके बाद है ये कुछ अलग अलग प्रकार के वाटर सॉल्यूबल जैसे 05234, 1919, 1261, इसके बाद 0050, 13045, 1744, इसके बाद 1818, जिसको हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं अलग अलग फसलों के लिए। इनका जो प्रयोग है वो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ इनलाइन में उपयोग कर सकते हैं या फिर आप स्प्रे भी इनका कर सकते हैं। इसके बाद है जो हमारे द्वितीय पोषक तत्व आते हैं, गंधक, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका प्रयोग आपको कैसे करना है,
तो उपलब्ध सल्फर जो है उसके बारे में आपने वहाँ पर देखा था 12 ppm, थोड़ा कम है क्योंकि 10 ppm होना चाहिए। जो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वो 12 है, परंतु ये भी थोड़ा कम है, ये करीब करीब 20 के बाहर होना चाहिए, तो पर्याप्त हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद किस फसल में उपयोगी, तो यह सरसों प्याज लहसुन जिसमें खुशबू या यूँ कहते गंध, जो गंध होती है गंधक ही, इससे सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, जिसमें गंध हमें उपयोगी होती है। जैसे प्याज में भी होती है, लहसुन में भी उसकी गंध या टेस्ट जो होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो तिलहनी फसल है उनमें भी, जैसे मूंगफली और सोयाबीन, इसमें भी तेल बढ़ाने में ये कार्य करता है, अधिक उत्पादन होता है हमारा। इसके बाद हम बात करें सल्फर की, सल्फर किन किन माध्यम से दे सकते हैं, तो इसमें जैव उर्वरक आता है थायोबैसिलस नाम से, सल्फर घोलक बैक्टीरिया, ये भी उपलब्धता को बढ़ाता है। रासायनिक खाद में सल्फर जो आता है 90%, जो सल्फर बेंटोनाइट जिसे हम कहते हैं, या एलिमेंटल सल्फर होता है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई से पहले। जिप्सम का उपयोग करके हम दे सकते हैं सल्फर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर बेंटोनाइट ये बताया गया है। इसके बाद है सल्फर का चार्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर सफिशिएंट होता है, बहुत सारे जगह जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सल्फर जो है सफिशिएंट है, कुछ जगह है जहाँ पर डिफिशिएंट, जैसे अलीराजपुर और धार में। यहाँ पर आप, बाकी कुछ जगह हैं जहाँ पर ये डाटा मिला नहीं है हमको, इस हिसाब से आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी सॉइल या सल्फर की कमी है या नहीं है। इसके बाद है मैग्नीशियम, तो तत्व की पूर्ति के लिए उपयुक्त सभी साधन जो जो है मैग्नीशियम में, वो है रासायनिक उर्वरक मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका उपयोग करके आप इन मैग्नीशियम की पूर्ति को कर सकते हैं। सभी फसलों में पर्णहरित के लिए जो क्लोरोफिल होता है, मतलब हरा रंग होता है, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर बताया गया है मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, 25 किलो का बैग है, ये आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। इनका उपयोग किस हिसाब से करना है, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो मैग्नीशियम सल्फेट या जिस भी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है, इनका आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है बुआई से पहले। यहाँ पर है कैल्शियम, कैल्शियम का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है, चूना या जिप्सम का उपयोग करके आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसी के बाद है किन फसलों में इसका उपयोग है, तो अधिक जो कैल्शियम का जो अधिक उपयोग है वो टमाटर, मूंगफली और गन्ना, इन 3 फसलों में कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये इन्हें नहीं दिया जाएगा तो ये फसल खराब हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, जो 100% घुलनशील है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं खेत में। इनकी भी मात्रा जो है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई से पहले, आप बुआई से पहले अगर एनपीके के साथ में बेसल डोज में दे रहे हैं, तो अगर इनलाइन में आप चला रहे हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा ये नहीं चलाना है आपको। इसके बाद है जो सूक्ष्म तत्व आते हैं हमारे, जैसे लोह, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन, इनके बारे में बात करें तो जो जिंक है सबसे पहले, जिंक की हमने वहाँ पर मात्रा देखी थी जो 0.3 थी, जो 0.5 से कम है, रेंज से कम है, मतलब इसकी कमी है। और मक्का और गेहूँ या सीरियल क्रॉप जो होती है अनाज वाली फसलें, उनमें ये अधिक मात्रा में कमी दिखाई देती है। किन फसलों में विशेष है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्का, ज्वार, गेहूँ और आलू, इनमें ये अधिक तौर पर दिखाई देती है। मध्यम किन में है, तो कपास, टमाटर, गेहूँ, नींबू वर्गीय और सोयाबीन, इनमें ये मध्यम तौर पर काम, मध्यम उपयोगी है। बाकी फसलों में भी जरूरी तो होती है, मगर इन इन फसलों में ये अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। इसके बाद ये जिंक, जिंक की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक जैव उर्वरक आता है जिंक गोलक बैक्टीरिया, जिसका उपयोग करके आप इसकी उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। रासायनिक उर्वरक में आता है जिंक सल्फेट, जो 21% होता है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बेसल डोज में उपयोग करना है। बुआई से पहले गोबर खाद में मिलाकर उपयोग करना है। जिंक सल्फेट यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 0.5% या 0.3% चूना मिलाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया 100 लीटर पानी में आपको कितना कितना क्या मिलाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और जिंक उर्वरक जो आता है उसके बारे में। इसके बाद हम बात करें तो जिंक का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफिशिएंट, जो ये कलर है यहाँ पर क्रीम कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डिफिशिएंट है, मतलब कमी है। उज्जैन, अलीराजपुर, वेस्ट निमार और बुरहानपुर, वेस्ट निमार मतलब खरगोन, यहाँ पर इसकी डिफिशियंसी है, बाकी जगह लगभग ये सफिशिएंट है, या यूँ कहें कि थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद हम बात करें आयरन की, आयरन की उपलब्धता हमारे यहाँ पर बहुत अधिक है, मतलब कोई कमी नहीं जाती है आयरन की जनरली, तो पूरे मध्य प्रदेश में बात करें या पूरे भारत में आयरन की कोई कमी नहीं है हमारे। किस फसल में विशेष रूप से, तो सभी फसलों में पर्णहरित या क्लोरोफिल के लिए ये विशेष रूप, मैग्नीशियम और आयरन का पर्णहरित में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं ये। इसके बाद हम बात करें आयरन, आयरन की पूर्ति के लिए हम रासायनिक खाद जो है वो
फेरस सल्फेट होता है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, गोबर में मिलाकर हम बुआई से पहले दे सकते हैं। और फेरस सल्फेट का ही हम स्प्रे भी कर सकते हैं 0.4% के हिसाब से 0.3% चूना मिलाकर। यहाँ पर नीचे लिखा गया है 100 लीटर पानी में आपको कितना मिलाना है, कितनी क्वांटिटी रखना है। इसके बाद हम EDTA या चिलेटेड, जिसे जानते हैं हम, अलग अलग प्रकार के चिलेटेड खाद आते हैं, उसमें आयरन वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया है फेरस सल्फेट 19% जो आता है प्योर एग्रीगेट। यह मानचित्र, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आयरन है वो कहाँ कहाँ डिफिशियंट है। तो अलीराजपुर, वेस्ट निमार और बुरहानपुर, ये पूरा पूरा जिंक जैसा ही है कि किन किन जिलों में इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो अलीराजपुर, वेस्ट निमार और बुरहानपुर में इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो मुख्य तौर पर ये कपास में उपयोगी होता है। कपास और सोयाबीन में इसकी कमी हम देख सकते हैं या उससे प्रभाव पड़ता है हमारे उत्पादन पर। यहाँ पर जो इसलिए यहाँ पर इससे रेट किया है क्योंकि जो किसान है उनको फसल में कपास लगाना है, इसलिए यहाँ पर इससे रेट किया गया। बाकी फसलों के लिए पर्याप्त है। इसके बाद हम बात करें किस फसल के लिए विशेष है, तो अधिक कपास, शकरकंद, सोयाबीन और गेहूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया किन फसलों में मैग्नीज जरूरी है, तो कपास, शकरकंद, सोयाबीन और गेहूँ, इन फसलों में आपको कम से कम एक स्प्रे तो करना ही चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट का, जिससे ये उत्पादन भी बढ़ाएगा और आपकी फसल को स्वस्थ रखेगा। मध्यम किन किन फसलों में है, तो टमाटर, आलू, मूंगफली, ज्वार और नींबू वर्गीय, इनमें ये मध्यम तौर पर, जिसमें एक स्प्रे से भी काम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें मैग्नीज की पूर्ति कैसे करना है, तो रासायनिक उर्वरक आता है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको देना है बुआई से पहले एनपीके में मिलाकर। मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे भी आप कर सकते हैं 0.5% का उपयोग करके और 0.3% चूना मिलाकर। इसके बाद है चिलेटेड का उपयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, चिलेटेड मैग्नीज भी आता है मार्केट में। इसके बाद है कॉपर। कॉपर का जो मात्रा है वो हमारे यहाँ पर बहुत कम जगह पर कमी दिखाई पड़ती है हमें। जो इसकी रेंज है वो 0.2 ppm से अधिक है, उससे ऊपर ये पर्याप्त होता है। यहाँ पर बताया गया 0.26, मतलब ये पर्याप्त है। इसके बाद किस फसल में विशेष रूप से, तो अधिक ये नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय में हम जानते हैं नीला तोता या कॉपर सल्फेट जिसे कहा जाता है, उसकी बहुत ज़रूरी होता है। जो नींबू वर्गीय फसलों का, जैसे संतरा, मौसम्बी, इनका जो उत्पादन करते हैं वो किसान जानते हैं कि कितना ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी ये किसी भी प्रकार से या तो बेसल डोज में इसका उपयोग करें या स्प्रे कर दें, ये नींबू वर्गीय फसलों में विशेष तौर पर। इसके बाद मध्यम जो है वो सोयाबीन, आलू और ज्वार में भी ये उपयोगी होता है। इसके बाद है किन किन साधनों से आप इसका पोषक तत्व कमी को पूरा कर सकते हैं, तो रासायनिक उर्वरक कॉपर सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई से पहले आपको एनपीके में मिलाकर डोज देना है। और कॉपर सल्फेट का आप स्प्रे भी कर सकते हैं 0.1% और 500 ग्राम चूना मिलाना है आपको यहाँ पर। इसके बाद है चिलेटेड कॉपर भी मार्केट में आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बोरॉन, ये हमारा आखिरी तत्व है। बोरॉन का उपयोग हम जो सब्जी वाली फसल है उसमें अधिक तौर पर करते हैं, और हर फसल में हम जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनके परागण को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, फ्रूटिंग के लिए भी बोरॉन का उपयोग किया जाता है। हर फसल में लगभग ये उपयोगी होता है। मुख्य तौर पर कपास, टमाटर, मूंगफली, चुकंदर और शकरकंद, इन सभी फसलों में ये अधिक मात्रा में जरूरी होता है। नींबू वर्गीय और मक्का में भी इसका उपयोग होता है। और आप हर फसल में भी इसका एक स्प्रे जब फ्लावरिंग होती है तब आप कर देंगे, जैसे चना सोयाबीन में भी हो गया, या और भी जो फसलें हैं उनमें आप यदि इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपकी फ्लावरिंग को बढ़ाएगा और उत्पादन को अल्टीमेट बढ़ाएगा। इसका उपयोग कैसे करना है आपको, रासायनिक उर्वरक आता है, बोरेक्स करके पाउडर आता है जो 10% होता है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले आपको वो एक प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है खेत में। और 0.5% जो बोरेक्स है उसका आपको स्प्रे करना है। केवल जो बोरेक्स पाउडर है उसी का उपयोग करना है आपको। 100 लीटर पानी में 500 ग्राम बोरेक्स पाउडर, या जो दूसरा एक बोरेक्स पाउडर आता है जो 20% आता है, ये 10% 10.5% है, ये 20% का उपयोग कर रहे हैं तो 0.2%। इस क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा, आप कौन सा बोरेक्स पाउडर ला रहे हैं और उसकी क्वांटिटी आपको कितना रखना है। जो 20% वाला ला रहे हैं उसकी 200 ग्राम 100 लीटर पानी में, और जो 10% वाला ला रहा है उसका 500 ग्राम क्वांटिटी रखना है आपको 100 लीटर पानी में। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसके बारे में, आपको यदि स्प्रे के बारे में और भी जानना हो तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। जो बोरॉन पाउडर है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है जो बोरॉन है उसकी कमी और उसके बारे में, तो डिफिशियंसी जो है इसके अलीराजपुर, धार और बैतूल में मैक्सिमम हमारे एरिया में दिखाई देती है।
बाकी जगहों में कम है, मगर जो फसल सब्जी वाले जो किसान भाई सब्जी लगाते हैं उनके लिए उपयोगी है और वो इसका प्रयोग जरूर करें। वो बोरक्स का स्प्रे ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसको सोडियम क्लोराइड से आप दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, ये 4 अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं जिनका प्रयोग करके आप क्लोरीन को दे सकते हैं। किन फसलों में? तो गुणवत्ता वाली फसल जो होती है, जैसे जिसमें शक्कर या होती है शक्कर, तो उसमें अपने को क्लोरीन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है। जैसे तंबाकू में उपयोग नहीं कर सकते आप इसका। शकरकंद हुआ, अगर आप आलू की बात करें उसमें भी 1680 फैमिली में इसका प्रयोग कम करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, जिससे इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का एक बैग बताया गया है। इसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का प्रयोग करने के लिए आप रासायनिक उर्वरक आता है अमोनियम मोलिब्डेट 52%, इसका उपयोग कर सकते हैं। सोडियम मोलिब्डेट आता है। किन किन फसलों में ये उपयोगी है? तो दलहनी फसलों में विशेष रूप से, क्योंकि ये मोलिब्डेनम है, वही जो रूट नोड्यूल जो दलहनी फसलों में बनते हैं उनमें ये उपयोगी होता है। वो रूट नोड्यूल को बनाता है और नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। इसके बाद है अमोनियम मोलिब्डेट, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ मात्राएं मैंने बताई हुई है, जो आपने पिछले आप इतनी देर से देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई होगी। आपको यदि कुछ चीज़ें ना आए तो आप उसे वीडियो को या तो फिर से देख लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको जब आंकड़ों की बात आती है तो वो आंकड़ों के लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है कि 0.1% की हम बात करेंगे तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का उपयोग करेंगे। उर्वरक की बात हो रही है यहाँ पर। 15 लीटर पानी में जब बात करेंगे तो 15 ग्राम की, और 200 लीटर पानी में 200 ग्राम की। उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे 1% के बारे में 0.5% आपको जहाँ पर लिखा गया उसका उपयोग कैसे करें। ये सभी सभी उर्वरक के लिए आप चूने का उपयोग करें, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, किसी का भी, वहाँ पर आप मात्रा दिखाएं। 0.2% लिखा है, 0.5% लिखा है या 0.3% लिखा है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से कितना वहाँ पर मात्रा दी हुई है। 1% दी हुई है तो आप 1% के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग 1 लीटर में बताया है, 15 लीटर में बताया है और 200 लीटर पानी में, मतलब एक कोटी या एक टंकी में भी बताया गया है कि आप कितना उपयोग करें। इसके बाद बात है आपके कमेंट का महत्व। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई सा यदि किसी भी मृदा परीक्षण की रिपोर्ट है तो आप यदि वहाँ से यदि कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। जो हमारा नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर से आपको सारी जो अनुशंसा है उसको समझा दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको उपयोग किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। और जो हमारा जो रिपोर्ट है उस वहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कब चीज़ों को उपयोग करना है। अगर आप बेसल डोज में डाल रहे हैं तो कितना उपयोग करना है, स्प्रे कर रहे हैं तो चूने के साथ कितनी मात्रा को मिलाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके जो कमेंट है उसमें भी आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं है, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप आपका नंबर भी वहाँ पर कमेंट में छोड़ दीजिएगा, जहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि सर आपको जो भी चीज़ें हैं वो किस बारे में नहीं समझ में आई, आपको कितना कैसे उपयोग करना है। आपके द्वारा आप अपना विषय भी यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किसी विषय पर चीज़ें समझना है, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। आपके कमेंट से हमें ये प्रतीत होगा कि आपको ये सारी वीडियो समझ आ रही है और आप इस प्रकार की नई नई वीडियोस देखने के लिए इच्छुक हैं, या आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है, जिज्ञासु हैं आप। इसी के बाद है आप हमसे संपर्क करने के लिए आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रियंस। जिस चैनल पे आप ये चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर आप सारी वीडियोस हमारी विजिट कर सकते हैं। इससे पहले हमने न्यूट्रिएंट वगैरह पे वीडियो बनाए हैं, पोषक तत्व जो मुख्य पोषक तत्व है उन पे भी, उनकी कमी के लक्षण वगैरह आप देखकर अपनी खेत की जो जिस भी प्रकार की कमी है उससे आप जान सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी बनाया गया है, वहाँ पर आप एक बार विजिट करें और सारी वीडियोस को देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आपके जो भी साथी हैं, किसान साथी, उनके साथ इसे साझा कीजिए, क्योंकि वो भी इन चीज़ों को समझे और एक अवेयरनेस फैले, जागरूकता फैले इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद है भगवंत ग्रुप जो है वो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है, फिर से धन्यवाद करता है। आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।